हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर टीजीटी पीजीटी और सीएसआईआर नेट की तैयारी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है ये लास्ट टॉपिक होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सब सीक्वेंसेस, लिमिट सुपीरियर ऑफ द सीक्वेंस और लिमिट इन्फीरियर ऑफ द सीक्वेंस। और इसके साथ ही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, आपके कमेंट्स मैंने लिए हैं, आपने बोले थे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाए, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज हम लोग सीक्वेंस चैप्टर का समापन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। सीक्वेंस चैप्टर आज हम लोग समाप्त कर देंगे और कल से फिर हम लोग सीरीज पे लगेंगे और सीरीज को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सब सीक्वेंस की डेफिनेशन से। सबसे पहले क्या बोलती है सब सीक्वेंसेस की डेफिनेशन हमारे लिए कि लेट एफ एन बी अ गिवन सीक्वेंस। एक सीक्वेंस आपके पास गिवन है, ठीक है। इफ एन के इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज n1 इज लेस देन l2 इज लेस देन n3। मतलब एक और इंक्रीजिंग सीक्वेंस आपके पास nk है जिसमें ये ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहा है। तो एफ एन के जो सब सीक्वेंस, जो एफ एन के सीक्वेंस बनेगा, ये सीक्वेंस एफ एन का सब सीक्वेंस बनेगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर इसको देखा जाए ना तो ये क्या है एक्चुअली में बता रहा हूँ मैं क्या है। जैसे सीक्वेंस एफ एन है हमारे पास, ध्यान से समझना। तो सीक्वेंस एफ एन के अगर टर्म्स को मैं लिखना चाहूँ तो लिखूंगा F1, F2, F3, F4 and so on, Fn and so on up to infinite terms। सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। तो सब सीक्वेंस मतलब ये है कि आप जैसे सबसेट आप पढ़े थे कि A इज द सबसेट ऑफ B, कब कहेंगे? जब A के सारे ही एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A शुड बिलोंग टू B। ये आपने सबसेट की डेफिनेशन में किया था। तो यहां पर भी सबसेट जैसा ही है, लेकिन जब हम यहां से सीक्वेंस के टर्म्स को उठाएंगे सबसेट में डालने के लिए तो उनका ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे। ऑर्डर बिल्कुल जैसे ये रखा हुआ है, ये सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म के बारे में बात कर रहा है। जैसे अगर मैं सिंपली इसका एक सब सीक्वेंस बनाना चाहूँ ना तो बना सकता हूँ। क्या बना दूंगा? चलो किसी को बनूंगा कि 1, 3, 5 ऐसे करके टर्म्स को उठाना चाह रहा है, तो ये इसका एक सब सीक्वेंस होगा। F1, F3, F5 एंड सो ऑन, F2n+1 एंड सो ऑन, ऐसे करके एक सब सीक्वेंस बनाया जा सकता है। ठीक, मैंने इसके ऑर्डर को नहीं चेंज किया। इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर जो है इंक्रीजिंग था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऐसे करके चल रहा है। ये एनके का मतलब यही है कि सीक्वेंस का जो नंबरिंग है, अगर उसकी लेवलिंग की बात करें कि अगर वो पहला टर्म है तो उसके ऊपर पहला लिखा होना चाहिए, उसके बाद वाला ही टर्म आना चाहिए। आइदर इट इज स्मॉल और बिग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले F1 है तो F1 ही पहले होना चाहिए, अगर सब सीक्वेंस में आपने ले लिया है तो। मतलब इसकी लेवलिंग नहीं चेंज होनी चाहिए, ये लेवल ऐसे ही बढ़ना चाहिए, ठीक ना। तो इसको सब सीक्वेंस कहेंगे। तो सब सीक्वेंस मतलब ये है कि इस सीक्वेंस में से कुछ टर्म्स को हटा दो, वो सब सीक्वेंस बन जाएगा। इसीलिए मैंने एक दूसरा और अंडरस्टैंडिंग वाला रखा हुआ है डेफिनेशन कि एक सब सीक्वेंस जो होता है ये इनफाइनाइट ऑर्डर का सबसेट होता है। किसी सीक्वेंस का इनफाइनाइट ऑर्डर का सबसेट है ये इसके सारे ही टर्म यहाँ पर है, सीक्वेंस में है, इस वाले के सारे ही टर्म यहाँ पे है, तो ये सबसेट हो गया। इनफाइनाइट ऑर्डर का है इसलिए इनफाइनाइट ऑर्डर का सबसेट हो गया। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली जो बात है
कि इसकी लेवलिंग पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ये इनकी लेवलिंग जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो सब्सिक्वेंस में भी ये लेवलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले F3 रख रहे हो, फिर F1 रख रहे हो, फिर F4 रख रहे हो, फिर F6 रख रहे हो, फिर F2 रख रहे हो। ऐसे करके कभी भी अगर ऐसे आपने लिखा हुआ है तो ये सब सीक्वेंस नहीं है, ये ध्यान रखना है। मतलब टर्म्स को आप इधर उधर नहीं कर सकते, यहाँ ऑर्डर मैटर करता है, ठीक ना। ये सीक्वेंस ही बदल गया, ये सीक्वेंस इसका है ही नहीं। तो सब सीक्वेंस का मतलब ये है कि आप सीक्वेंस के ही कुछ टर्म्स को हटा करके या कुछ पैटर्न को फॉलो करते हुए उसी में से टर्म्स को ले रहे हो, लेकिन उनकी लेवलिंग को नहीं चेंज कर रहे हो। तो ये जो सीक्वेंस आपको मिल रहा है ये भी एक सीक्वेंस है और ये इसका सब सीक्वेंस कहलाएगा, क्योंकि इस सब सीक्वेंस के सारे ही टर्म इस सीक्वेंस के अंदर पड़े हुए हैं। ऐसे ये है इसका सब सीक्वेंस। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, सब सीक्वेंस के एग्जाम्पल की बात करें तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल 1 में ले रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 में क्या है, मैंने लिया सीक्वेंस n, सीक्वेंस n लिया तो इसके टर्म्स को मैं डिफाइन करूंगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब किसी का मन हुआ कि भैया एक सीक्वेंस डिफाइन करो जिसमें 2 के मल्टीपल्स हों, तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये भी इसका एक सब सीक्वेंस होगा। और ये क्या है, तो ये 2n अगर कर दिया जाए, इस सीक्वेंस का 2n अगर कर दिया जाए तो इस सीक्वेंस को 2n से डिफाइन कर सकते हैं। देखो n को 1 रखेंगे तो 2 आएगा, यानी सीक्वेंस 2n जो होता है ये सीक्वेंस n का सब सीक्वेंस होता है, क्योंकि इसी के टर्म्स को यहाँ लेकर के लिखा गया है। देखो ध्यान से देखते जाना। और मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, ये है 1 2 सॉरी 2 नहीं, मैंने सीक्वेंस लिया 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये आपको दिख रहा है कि ये ऑड नंबर्स है, तो लिया तो इसी के अंदर से गया। लेकिन अगर इस सीक्वेंस को एक फॉर्मूला देना चाहे तो वो कैसे देंगे, 2n-1 सीक्वेंस अगर बोल दे इसको तो n की जगह 1 रखो, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 -1 इज 1, 2 2 जा 4 -1 इज 3, ऐसे आता जा रहा है। और टर्म्स तो मैं देख रहा हूं कि इसी में से लिए गए, तो मतलब ये भी इसके सब सीक्वेंस होंगे। फॉर्मूला भी मैं उनको देता चला जा रहा हूं। और देखो दूसरा एग्जांपल लो, सीक्वेंस 1/n लिया मैंने, हम लोग का फेवरेट वाला सीक्वेंस है ये। तो इसके टर्म को अगर दिखाए तो 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन, ऐसे करके चलता चला जाएगा। लेकिन इसके सब सीक्वेंस की बात अगर करें तो सपोज करो मैं ये 1/2 1/4 ऐसे उठा रहा हूं, तो ये क्या बनेगा 1/2 1/4। ऑर्डर नहीं चेंज कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि पहले 1/4 लिख दिया बाद में 1/2 लिखा है, ऐसा नहीं है। जो पहले उसको पहले, जो बाद में उसको बाद में। 1/4 एंड 1/6 1/8 ऐसे करके ये चल रहा है, ठीक। तो अगर इसको फॉर्मूला देना चाहो तो ये सीक्वेंस होगा 1/2n का, ये भी एक सब सीक्वेंस है इसका। अब इसके 1 3 5 वाले टर्म अगर लूं, f1 f3 f5 वाले टर्म लूं, तो ये 1/1 1/3 1/5 एंड सो ऑन, ये भी एक सब सीक्वेंस होगा, क्योंकि इसी के ही टर्म्स मैंने लिए हैं। अगर इसको फॉर्मुलाइज करना चाहो तो फॉर्मुलाइज कैसे करूंगा इसको मैं, देखो कैसे फॉर्मुलाइज करूंगा। अभी ऊपर ही तो इसको फॉर्मुलाइज किया था, 1/2n-1 करके फॉर्मुलाइज तो किया था अभी इसको, है ना। तो इस तरीके से इसको फॉर्मुलाइज कर देंगे तो ये सीक्वेंस भी इसका सब सीक्वेंस है, इसी के टर्म्स को मैं ले रहा हूं और लेवलिंग नहीं चेंज कर रहा हूं, ऑर्डर नहीं चेंज कर रहा हूं। ये भी इसका सब सीक्वेंस कहलाएगा, क्योंकि यहीं से मैं इन टर्म्स को ले रहा हूं और इनके ऑर्डर को नहीं चेंज कर रहा हूं। जिस ऑर्डर में लिखे हुए थे ऊपर सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में मैंने इनको यहां पे लिखा हुआ है। तो ये दो सब सीक्वेंसेस मैंने लिखी है। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि क्या ऐसे मैं दो ही सब सीक्वेंस बना सकता हूं? नहीं,
किसी सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसीक्वेंस हो सकते, क्यों हो सकते हैं भैया? देखो ये पहला एग्जांपल मैं उठा रहा हूं, जैसे पहला वाला सीक्वेंस एन मैंने लिया था, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये है। मैं यहां से केवल एक टर्म हटा दूं और लिखूं 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके मैंने लिखा, एक टर्म को केवल हटाया था, केवल एक टर्म को हटाया था। ध्यान से देखना, सारे टर्म्स वही हैं और ऑर्डर भी वही, जस्ट एक टर्म को हटा लिया, तो ये भी एक सब सीक्वेंस है, ये भी एक सब सीक्वेंस है। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दिस इज n+1, ये इसका सब सीक्वेंस है। देख लो, रखते जाओ, यही मिलता चला जाएगा। एक टर्म और हटा लो, 2 को भी हटा लो, 3 से स्टार्ट कर लो, 3 4 5 6 7, ये भी सब सीक्वेंस है n का, क्योंकि इसके अंदर जो भी टर्म्स आ रहे हैं, जिस ऑर्डर में आ रहे हैं, वो सीक्वेंस n के अंदर पूरी तरह से मौजूद है। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये n+2 है, n की जगह 1 रख के देख लो। तो एक एक टर्म को हटाते जा रहे हैं और एक एक सब सीक्वेंस मिलता जा रहा है, तो ऐसे कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो एक सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस हो सकते हैं। ये जो मैं दो दिखा रहा हूं, ये थोड़े स्पेशल हैं। ये मैं जो दिखा रहा हूं, ये इवन और ऑड वाले हैं, इनका यूज हमको करना है कभी आगे, इसलिए मैं आपको ये दोनों पहले बना के दिखाया। नहीं तो सबसीक्वेंसेस जो हो सकते हैं वो ढेर सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसीक्वेंस आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं पहले थ्योरम की तरफ। पहला थ्योरम हमें क्या कहता है कि इफ अ सीक्वेंस fn कन्वर्जेस टू l, देन एवरी सबसीक्वेंस ऑफ fn कन्वर्जेस टू l। अगर कोई सीक्वेंस fn है आपके पास, सपोज करो कोई सीक्वेंस fn है आपके पास, तो ये अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और l पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका कोई सा भी सब सीक्वेंस उठाओगे, कोई सा भी, वो भी इसी l पे कन्वर्ज करेगा। ये थ्योरम आपसे बोल रहा है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है ना। मैंने बोला कि एक एक टर्म को हटाते जाओ, फिर भी आपको सब सीक्वेंस मिलता जाएगा। तो अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहूँ, अभी थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन अगर इसको एग्जांपल से समझना चाहो, जैसे सपोज करो 1/n का सीक्वेंस था हमारे पास, हम जानते हैं कि ये कन्वर्ज करता है 0 पे, आपको पता है, मैंने समझाया बिल्कुल अच्छे से। अब मैंने यहां से जैसे इस सीक्वेंस के टर्म मैंने लिखे 1/1 1/2 1/3 एंड सो ऑन, 1/n एंड सो ऑन, ऐसे करके लिखा। इस सीक्वेंस को नंबर लाइन पे देखा तो ये 0 है, ये 1 है, पहला टर्म यहां मिला, दूसरा टर्म यहां मिला, तीसरा टर्म यहां मिला, 1/3 एंड सो ऑन। लेकिन ढेर सारे टर्म्स यहाँ 0 के पास मिले हमको। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैंने यहाँ से 1 हटा दिया, सपोज 1 नहीं है, यहाँ पे 1 हटा दिया मैंने, तो क्या ये सीक्वेंस अभी 0 पे नहीं कन्वर्ज कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। चलो मैंने 2 पॉइंट्स हटा दिए, क्या नहीं कन्वर्ज कर रहा है? कन्वर्जेंट होने के लिए तो हमको बस इतना ही ना चाहिए कि fn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच एप्सिलॉन एंड n इज ग्रेटर और इक्वल टू m। m हमको ऐसा मिल जाए तो मिल जाएगा भैया। दो चार टर्म हटा देने से ये प्रॉपर्टी थोड़े खत्म हो जाने वाली है। 2-4 टर्म नहीं, ढेर सारे भी हटा दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस सीक्वेंस के ऊपर। तो ये सीक्वेंस अभी भी कन्वर्जेंट बना हुआ है, और कन्वर्ज भी कहां कर रहा है? सब सीक्वेंस भी कहां कन्वर्ज कर रहा है? एल पे ही कर रहा है। कोई सा भी सब सीक्वेंस उठा लो। चलो आप कह रहे हो सर एक एक टर्म हटा के बता रहे हो ना, आप कोई दूसरा इसका सब सीक्वेंस लो जैसे ले रहे थे। चलो 1/2n मैंने ले लिया, अब देखते हैं ये कहां जा रहा है। 1/n तो पक्का 0 पे जा रहा था और 1/2n इसी का ही सब सीक्वेंस है। तो आओ देखते हैं भैया, रखो इसमें 1 रखोगे तो ऑब्वियसली 1/2 आएगा। ये 1/2 से ये स्टार्ट हुआ, जैसे ही 2 रखोगे 1/4 आएगा। यहां मान लो ये 1 है और ये 0 है, 1/2 से स्टार्ट हुआ, इधर के टर्म्स नहीं है हमारे पास, ठीक, इधर के टर्म्स नहीं, यहां से स्टार्ट हुआ है सीक्वेंस। 1/n की जगह 2 रखा तो 1/4 मिला, चलो 1/4 यहां मिल गया। 3 रखा 1/6 मिला, 1/6 मिल गया। 4 रखा 1/8 मिला, बढ़ तो इधर ही रहा है। अब मुझे ये बताओ कि n की किसी वैल्यू के लिए क्या ये कभी नेगेटिव होगा? नहीं होगा, इधर तो नहीं जाएगा। यानी ढेर सारे टर्म्स यहाँ 0 के पास इकट्ठा हो जाएंगे, यानी 0 इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। मोर ओवर एक ही लिमिट पॉइंट है तो वो लिमिट भी बन जाएगा।
तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस 1/2n जो है वो कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, क्योंकि 0 इसका लिमिट है। अब सीक्वेंस 1/n 0 पे कन्वर्ज कर रहा था, उसका एक सबसीक्वेंस लिया, वो भी 0 पे कन्वर्ट किया। बोला, आप लोग बोल रहे हो कि भैया हमको एक और चाहिए, हम एक से नहीं मानने वाले, एक और चाहिए। आओ एक और ले लो, एक और लेके देख लो सबसीक्वेंस। चलो, एक ऑड वाला मैंने सबसीक्वेंस उठाया 1/2n+1। इसके टर्म्स क्या है? 1/3, 1/5, 1/1 भी है। चलो 2n+1 लिया तो 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 ऐसे करके ये आगे बढ़ रहा है। इस सीक्वेंस को नंबर लाइन पे देखो, लिमिट पॉइंट खोजने की कोशिश करो। तो सपोज करो ये 1 है, ये 0 है। 1/3 पहला टर्म है, यानी पहले टर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला टर्म हमारा 1/3 होगा। 1/3 पहला, फिर 1/5, फिर 1/7। अब ये ऐसे करके यहीं 0 के पास फिर ढेर सारे टर्म्स इकट्ठा हो जाएंगे। 0 इसका फिर से लिमिट पॉइंट बन गया, मतलब ये भी कन्वर्ज कर रहा है 0 पे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और किसी लिमिट एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो उसके जितने भी सब सीक्वेंसेस होंगे वो सारे के सारे कन्वर्ज करेंगे उसी सेम लिमिट एल पे, कोई दूसरा लिमिट लेकर के नहीं आएंगे। तो अब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल से हमने प्रूफ कर लिया, एग्जाम्पल के थ्रू आपने देख लिया कि हाँ सारी चीजें तो यही हो रही कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। उल्टी बात मत सोचिएगा कि अगर सारे सब सीक्वेंसेस एक ही लिमिट पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीक्वेंस भी उसी लिमिट पे जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। अगर सारे सब सीक्वेंसेस जो है वो कन्वर्ज कर रहे हैं तो इसका ये मतलब कभी भी नहीं होगा कि वो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा। इसका एग्जांपल मैं दूंगा, पहले इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो लेट सीक्वेंस fn बी, सीक्वेंस fn बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लिया हमने। लेट एल बी द लिमिट ऑफ सीक्वेंस fn such that fn minus l is less than epsilon for all n greater or equal to m. We shall prove that, या we shall prove that से पहले सबसीक्वेंस तो ले आओ, सबसीक्वेंस तो ले आई नहीं। we shall prove that कैसे ले आ रहा? let be a subsequence of sequence fn। सबसीक्वेंस भी ले आए हम, अब प्रूफ करेंगे। we shall prove that, we shall prove that is convergent and converges to L। ठीक है, एक सीक्वेंस लिया हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस, उसके लिमिट को बताया, जिसके लिए हमने ये प्रॉपर्टी होल्ड कराई कन्वर्जेंट सीक्वेंस वाली, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये चीज हमने लगाई। फिर एक सबसीक्वेंस लेकर के आए। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज कर रहा है एल पे। तो सिंस sequence fn is convergent, therefore for each epsilon greater than 0, what we have, there exist m belongs to natural numbers such that
एफ एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू एम। अच्छा, एन के जो हम लोग लेके आ रहे हैं ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हम अगर ये मान लें कि इस n को अगर मैं nk से रिप्लेस करूं तब हमको क्या मिलेगा, फॉर n इज इक्वल टू nk के लिए हमको अगर ये डिफाइन करना हो तो ये क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा एफ एन के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन के ग्रेटर और इक्वल टू एम। सिंपली ये मिल जाएगा। अब ये फॉर ईच एप्सिलॉन एफ एन के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन के ग्रेटर और इक्वल टू एम, ये क्या है, यही तो है हमारा लिमिट एफ एन के इज इक्वल टू एल, और यही तो हमको बताता है कि सीक्वेंस एफ एन के इज नथिंग बट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कितना आसान है, मतलब उसी डेफिनेशन में ही सारी चीजें छुपी हुई है। एफ एन के इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू वेयर L, कन्वर्जेस टू L। ठीक है, तो कुल मिला के ये सीक्वेंस जो था एक बड़ा रिजल्ट हमको बताया है। वो बड़ा रिजल्ट क्या है, बड़ा रिजल्ट ये है कि अगर कोई सीक्वेंस Fn है आपके पास जो कि L पे कन्वर्ज कर रहा है, यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस का कोई सा भी सब सीक्वेंस लेके आओ, F2n लेके आओ, F2n+1 लेके आओ, कोई सा भी सब सीक्वेंस लेके आओ, Fn+1 लेके आओ, ये सारे ही सीक्वेंसेस सेम लिमिट L पे जाएंगे। यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के सभी सब सीक्वेंसेस भी कन्वर्जेंट होते हैं और सेम लिमिट पे जाते हैं। लेकिन इसका कन्वर्स के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अगर इसके कन्वर्स पे अगर बात की जाए, इसके कन्वर्स पे अगर बात की जाए तो ध्यान देना, एक सीक्वेंस मैं ले रहा हूं एग्जांपल के लिए, एक सीक्वेंस मैं ले रहा हूं माइनस, ये सीक्वेंस ना याद रखना, ये जीवन में बहुत काम आने वाला सीक्वेंस है। ये बहुत जगह पे टांग अड़ा करके काम बिगाड़ने का काम करेगा। इस सीक्वेंस को अगर मैं लिखूं तो ये मिलेगा हमको -1 1 -1 1, ऐसे करके ये चल रहा है। ठीक है, अब इसके सब सीक्वेंस को अगर मैं डिफाइन करूं, यानी -1⁻²n को ले आऊं, तो ये एक सब सीक्वेंस हमको मिलेगा 1 1 1, ऐसे करके ये हमको मिलता जाएगा। यानी कांस्टेंट सीक्वेंस मिलेगा, हर एक टर्म में 1 1 1 मिल रहा है, मतलब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। -1⁻²n हुआ, जैसे ही कांस्टेंट सीक्वेंस जैसे ही आपको मिले, कांस्टेंट सीक्वेंस आपको जैसे ही दिखे, यानी सारे टर्म एक ही हैं, तो दिस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे सारे टर्म इसके F1 F2 F3 है। ये ओनली लिमिट पॉइंट बनेगा। ओनली लिमिट पॉइंट जो होता है वो लिमिट होता है, यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वो 1 के फॉर्म में होगी, इसलिए ये कन्वर्जेंट हुआ। एक और सब सीक्वेंस लू मैं, 2n-1 वाला लू, तो ये हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा -1 -1 -1, ये भी कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया, ये भी कन्वर्जेंट है। ये सब सीक्वेंस है इसका सब, ये सीक्वेंस है इसका सब सीक्वेंस, दो ठो हमने उठाया, दो के दोनों कन्वर्जेंट है, लेकिन ये खुद कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होता है। आपको पता है क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पास दो दो लिमिट पॉइंट्स होते, और जिसके पास दो लिमिट पॉइंट हुआ वो कभी कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता। देख लो भैया, अब इसके सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट मिल रहे हैं, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो ऑर्डर याद रखना कि सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो इसका इंप्लीकेशन होगा कि सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा, लेकिन इसका उल्टा हमेशा ट्रू नहीं होगा। ठीक ना, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लिमिट इंफीरियर ऑफ अ सीक्वेंस और लिमिट सुपीरियर ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है? लेट Fn बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। एक बाउंडेड सीक्वेंस हमने लिया है, यहां पे कन्वर्जेंसी की बात नहीं हो रही है, बाउंडेड सीक्वेंस की बात हो रही है। तो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, देखो यहां लिखा भी हुआ है लिमिट इंफीरियर। इंफीरियर मतलब होता है सबसे छोटा, और लिमिट पॉइंट पे बात हो रही है।
तो किसी सीक्वेंस की सबसे छोटी लिमिट पॉइंट जो होती है, सबसे छोटी लिमिट पॉइंट, वो सीक्वेंस की लिमिट इंफीरियर कहलाती है। अगर ये सीक्वेंस है एफ एन और इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट अगर हम लोग ले आ रहे हैं, वो है L2, L1, L2, L3, ये इसके सपोज करो ये लिमिट पॉइंट्स हैं, तो इनमें जो सबसे छोटा होगा, इसका जो सबसे मिनिमम वाला होगा, वो L जो होगा वो लिमिट इंफीरियर कहलाएगा। ये लिमिट पॉइंट्स का सेट है, ध्यान से समझना, लिमिट पॉइंट का सेट। मतलब किसी सीक्वेंस के पास मैंने बोला था कि लिमिट पॉइंट्स तो चाहे जितने हो सकते हैं, उन चाहे जितने लिमिट पॉइंट्स में जो सबसे छोटा वाला लिमिट पॉइंट होगा उसको लिमिट इंफीरियर बोलेंगे। और उसको दिखाने का तरीका क्या होगा, उसको ऐसे दिखाएंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इंफीरियर ऑफ एफ एन, ऐसे दिखाएंगे। या फिर लिमिट के नीचे लगाएंगे ऐसे बार, तब लिखेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट एंड सीक्वेंस एफ एन। ये दो तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक ना। जैसे सपोज करो हमारे पास एक सीक्वेंस है, पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सीक्वेंस है हमारे पास 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5, ऐसे करके ये सीक्वेंस चल रहा है। और मैंने लिमिट पॉइंट का एक सिंपल डेफिनेशन क्या बताया था कि हर वो पॉइंट जो इनफाइनाइटली खुद को रिपीट करता है, देखो ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। अगर नहीं देखा लिमिट पॉइंट का वो वीडियो तो जा करके प्लेलिस्ट में चेक करो और देखो उसको, मैंने समझाया लिमिट पॉइंट को कि अगर कोई पॉइंट सीक्वेंस के अंदर कोई टर्म अपने आप को इनफाइनाइटली रिपीट करता है तो वो उसका लिमिट पॉइंट बन जाता है। तो यहां तो मैंने सिंपल पैटर्न देखा, 135 135 135 135 ऐसे करके चल रहा है। मतलब 1 भी इनफाइनाइटली खुद को रिपीट कर रहा है, 3 भी इनफाइनाइटली खुद को रिपीट कर रहा है, 5 भी इनफाइनाइटली खुद को रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट पॉइंट्स की अगर बात करें, लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस सीक्वेंस एफ एन की बात करें, तो उसके सेट में 1 भी जाएगा, 3 भी जाएगा और 5 भी जाएगा। तीनों ही एलिमेंट्स जाने वाले हैं इसके सेट में। तो इसका लिमिट इंफीरियर अगर मैं आपसे पूछूं, लिमिट इंफीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस एफ एन, तो आप सिंपली बता दोगे कि लिमिट पॉइंट्स का सेट है 1 3 5 और इसमें सबसे छोटा जो है वो 1 है, लिमिट इंफीरियर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, n टेंस टू इनफाइनाइट, नीचे बार लगा हुआ है तो इंफीरियर है, एफ एन इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर मैं बोलूं एक दूसरा सीक्वेंस लूं, सपोज करो 1/n मैंने लिया और इसके लिमिट पॉइंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, सपोज करो टर्म है इसके 1/1 1/2 एंड सो ऑन। इसके लिमिट पॉइंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें तो बस एक ही लिमिट पॉइंट आता है, वो कौन होता है, वो 0 होता है, जो इस सेट में होता भी नहीं है एक्चुअली, लेकिन लिमिट पॉइंट तो ये होता है 0। तो इसका लिमिट इंफीरियर यही 0 बन जाता है, एफ एन इज, ठीक है। तो लिमिट इंफीरियर हमने समझ लिया। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसके थ्रू भी हम कन्वर्जेंस पे बात करेंगे। अल्टीमेटली जितने भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उससे हम किसी सीक्वेंस के कन्वर्जेंस पे ही चर्चा करने की बात कर रहे हैं कि ये कंसेप्ट हमने सीख लिया तो इससे कन्वर्जेंस से क्या रिलेशन है। देखो हमने कॉसी सीक्वेंस पढ़ा, उससे कन्वर्जेंस का रिलेशन पढ़ा, मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ा, उससे कन्वर्जेंस का रिलेशन पढ़ा। अब यहां लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर पढ़ रहे, उससे कन्वर्जेंस का क्या रिलेशन है, लिमिट पॉइंट से कन्वर्जेंस का क्या रिलेशन, वहीं से शुरू हो गया था। कोई सीक्वेंस जिसके पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है वो कभी कन्वर्जेंट नहीं होगा, वहां पे हमने सीखा। कोई सीक्वेंस ऐसा है जो बाउंडेड है और उसके पास एक यूनिक लिमिट पॉइंट है तो वो पक्का कन्वर्जेंट होगा, हमने सीखा। कोई सीक्वेंस जो है वो कॉसी सीक्वेंस है, वो पक्का कन्वर्जेंट होगा, हमने सीखा। कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, वो कन्वर्जेंट होगा। कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है तो वो कन्वर्जेंट होगा। तो अल्टीमेटली जो भी चीजें हम सीख रहे हैं यहाँ पे उससे डायरेक्ट कनेक्शन हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कन्वर्जेंस पे। तो कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस पर कन्वर्जेंस का क्या रोल होगा, ये चीज आप अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करना, सीक्वेंस भी खुद से लिखने की कोशिश करना। इसके बाद लिमिट सुपीरियर ऑफ अ सीक्वेंस की बात हो रही है, तो यहां पे भी हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए तभी आप ये चीज बता पाओगे।
ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट देखो, लिमिट पॉइंट का सेट आप निकाल रहे हो, अल्टीमेटली लिमिट सुपीरियर निकाल रहा हूं चाहे लिमिट इंफीरियर निकाल रहा हूं, लिमिट पॉइंट का सेट निकालो, उसमें जो सबसे बड़ा है वो लिमिट सुपीरियर और जो सबसे छोटा है वो लिमिट इंफीरियर। जैसे इसी सीक्वेंस एफएन में हमारे पास जो था 135 वाला जो पैटर्न था, इस सीक्वेंस में अगर मैं पूछूं कि लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस एफएन वाइल एन टेंड्स टू इनफाइनाइट कितना होगा, तो लिमिट पॉइंट में सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट 5 है ना, क्योंकि ये 5 भी अपने आप को इनफाइनाइटली रिपीट कर रहा है। लिमिट पॉइंट्स का अगर इनका सेट देखा जाए, जो कि हमने पहले देखा है, वो था 135। तो लिमिट पॉइंट में जो सबसे छोटका है उसको लिमिट इंफीरियर कहा जाएगा, और जो सबसे बड़का है उसको लिमिट सुपीरियर कहा जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब अच्छा, इससे कन्वर्जेंस का रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी सीक्वेंस 1/n से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसके लिमिट पॉइंट का सेट अगर देखें तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट यहाँ पे ओनली 0 ही होता है यहाँ पे, तो इसका लिमिट इंफीरियर भी हमने देखा था 0 आया था, और इसका लिमिट सुपीरियर भी हम देख रहे हैं कि 0 ही है, 0 ही है। तो अगर ऐसा कोई सीक्वेंस आपको मिले जहां लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर बराबर हो जाए, तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। देखो ये 1/n कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना। तो इस पे हमारे पास बेस्ड एक थ्योरम भी है। ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है fn, वो कन्वर्ज करेगा l पे इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर दोनों ही L के इक्वल है। देखो अभी मैं पीछे समझा के आया हूं आपको, वो एक थ्योरम के फॉर्म में आपके पास है। तो इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, यानी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लेकर के चलेगा। ये नेसेसरी कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, नेसेसरी कंडीशन ये होगी कि जो गिवन सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड और कन्वर्जेंट होगा, जिसके लिए हम लोग ये प्रूफ करेंगे, ठीक ना। तो आओ प्रूफ करते हैं, लेट fn बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। केवल कन्वर्जेंट भी बोल दें तो वो बाउंडेड तो हो ही जाएगा। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर मैंने इसको मान लिया तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको ये मिलेगा कि फॉर each epsilon greater than 0 there exists m belongs to this natural number such that fn minus l is less than epsilon for all n greater or equal to m। तो अगर मैं पूछूं कि इनके लिमिट पॉइंट कितने होंगे, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इसके पास एक ही लिमिट पॉइंट होगा जिसे हम लोग लिमिट बोलते थे। तो भैया इनके लिमिट पॉइंट में केवल एक एलिमेंट आएगा L। तो अगर मैं लिमिट इंफीरियर पूछूं आपसे कितना होगा फॉर सीक्वेंस fn, लिमिट इंफीरियर में अगर पूछूं इस सीक्वेंस fn का, तो लिमिट इंफीरियर होता है लिमिट पॉइंट के सेट से सबसे छोटा उठा लो, तो ये तो L मिला हमको, एक ही एलिमेंट है तो सबसे छोटा भी यही और सबसे बड़ा भी यही, एक ही मिला है तो छोटा भी यही बड़ा भी यही। बाउंडेड भी है, यहाँ बाउंडेड का क्या रोल है। अच्छा यहाँ पे अगर बाउंडेड नहीं होता ना तो लिमिट पॉइंट एक हो करके भी ये लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर बराबर नहीं आ पाता और ये कन्वर्जेंट नहीं हो पाता, बाउंडेड नहीं होता। तो बाउंडेड नहीं होता तो कन्वर्जेंट भी तो नहीं होता। तो कुल मिला के लिमिट पॉइंट के सेट में एक आदमी आया, वही छोटा वही बड़ा, इसीलिए हमको ये तो मिल गया पहला रिजल्ट कि लिमिट इंफीरियर ऑफ fn इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ fn इज इक्वल टू L। ये चीज तो हमको मिल गई। अब हमको इस चीज से वापस कन्वर्जेंस और बाउंडेड पे जाना है, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे जाएंगे हम लोग इस रास्ते पे। उस रास्ते पे चलने के लिए हम लोग पेन का रंग चेंज करेंगे।
हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन में हमको प्रूफ करना है, सफिशिएंट कंडीशन में हमको प्रूफ करना है वी हैव लिमिट इंफीरियर ऑफ एफ एन इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ एफ एन इज इक्वल टू एल, ये दोनों बराबर हैं, तो हमको प्रूफ करना है वी शैल प्रूव दैट सीक्वेंस fn is कन्वर्जेंट, ये प्रूव करना। ठीक है, तो करते हैं यार प्रूफ, उसमें क्या बहुत सी बड़ी बात है। देखो अच्छा, लिमिट इंफीरियर वी हैव, उठा रहा है मैं एक चीज, लिमिट इंफीरियर ऑफ एफ एन इज इक्वल टू एल है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि ये लिमिट पॉइंट में सबसे छोटा लिमिट पॉइंट रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस एफ एन के सारे टर्म, इस सीक्वेंस एफ एन के सारे टर्म जो हैं वो अगर इस एल से मैं थोड़ा सा भी एप्सिलॉन कम कर दूं तो ये इससे बड़ा रहा होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू m1। पक्का एक ऐसा m1 एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए कि इस l माइनस एप्सिलॉन से fn जो है वो बड़ा रहा होगा, इंफीरियर है। मोरओवर लिमिट पॉइंट ही तो है, लिमिट पॉइंट का तो यही मतलब था हमारे पास। ठीक है, एक चीज मिल गई। अगेन एक और चीज क्या है हमारे पास है कि लिमिट सुपीरियर जो है वो ऑफ एफ एन जो है वो भी एल है। इसका मतलब ये है कि ये इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर के बाउंड को डिसाइड कर रहा होगा, मतलब सीक्वेंस एफ एन के लिए ये एल प्लस एप्सिलॉन से पक्का छोटा होगा और ऐसा एक हमको m2 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट ही है, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन तो हम लोग ले करके आएंगे ना भैया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसके अंदर लाई करने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं लेट एक m ऐसा ले लेता हूं, जो ये m1 m2 जो हम बारी बारी से चुन रहे हैं एक एक एप्सिलॉन के लिए, इनमें से जो मैक्सिमम है उसको चुन लेता हूं। हमेशा हमने ये चीज की है कि मैक्सिमम को चुनता हूं और इनको एक साथ लिखने की कोशिश करता हूं। तो fn जो है वो ग्रेटर देन है l माइनस एप्सिलॉन से, लेस देन है l प्लस एप्सिलॉन से, और फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू m है। इतनी चीज हो गई, तो इसी को तो हम लोग fn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू m लिखते हैं। और ये हमने आर्बिट्रेरली एक एप्सिलॉन उठाया था, तो ये तो सभी एप्सिलॉन के लिए हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट fn जो है वो इज इक्वल टू l है, और इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि सीक्वेंस fn जो है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है? ये भी एक बड़ा रिजल्ट है कि अगर किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होना है और आप बहुत सारी चीजें नहीं देख पा रहे हो, तो उसके लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर को चेक करो। अगर वो बराबर हो गए तो आप सीधे कन्वर्जेंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, ये बढ़ते आगे। अब ये आ गए हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज आपने बोला था इसलिए मैं लेकर के आया हूं कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज 1। एक ही एक्सरसाइज था आपके बुक में। इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या है ये। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे कि राइट फॉर्मूला और फॉर्मूली फॉर द nth टर्म Sn फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हर सीक्वेंस को फॉर्मुलाइज करना है, मतलब Fn पूछ रहा है कि क्या होगा। तो पहला अगर क्वेश्चन देखें तो टर्म्स हमारे पास क्या है, 1 है, -4 है, देन 9 है, फिर -16 है, 25 है, -36, ऐसे करके चल रहा है। एक चीज तो हमको दिख रही है, अगर माइनस को यहां से भूल जाए तो दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो मतलब ये है, ये सीक्वेंस तो n स्क्वायर का है, ये तो चीज हमको मिल गई है ना। ये सीक्वेंस fn जो है वो n स्क्वायर का है, लेकिन पहला प्लस है, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी यहाँ पे प्लस माइनस हमको चाहिए। तो यानी माइनस प्लस माइनस चाहिए अगर जब भी, तो आपको -1 की पावर यहाँ पे लेके आनी होगी। पहली पावर प्लस है
तो अगर यहाँ पे केवल n रखते हो, -1 पावर n रखते हो, तो 1 रखोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। वहीं अगर इसको +1 कर दो तो क्या होगा, ये पावर 2 हो जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। तो मतलब हमारा सीक्वेंस क्या बना, -1 पावर n+1 इंटू n स्क्वायर। अब रख के देखो, n स्क्वायर की जगह रखोगे 1 तो 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, ये मिल रहा है। -1 की जगह -1 पावर n+1 की जगह n की जगह 1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा। फिर 2 रखोगे, 2 + 1 3, -1 पावर 3 इज माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है। वहीं दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है, पहला तो हो गया हमारा, पहला हो गया हमारा। दूसरा क्या बोला जा रहा है, फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग। 1 है 0 है, 1 है 0 है, 1 है 0 है, 1 है 0, ऐसे करके चल रहा है ना। कौन से प्लेस पे 1 है जरा देखो तो, ऑड जब भी नंबर ऑफ टर्म ऑड जब भी है तब 1 मिल रहा है, इवन जब भी है तब हमको 0 मिल रहा है। तो इस सीक्वेंस fn को जब डिफाइन करेंगे तो ये सीक्वेंस fn कैसे डिफाइन होगा कि 1 एंड 0 दो ही टर्म मिल रहा है जब n इज ऑड एंड व्हेन n इज इवन। ठीक है, ये चीज हमको मिल रही है दूसरे वाले में। ये दूसरा हमने डिफाइन कर लिया इवन ऑड से, इवन ऑड के हेल्प से। तीसरे को देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है हमसे। उसी तरह से अगर इस सीक्वेंस को देखा जाए, तीसरे वाले सीक्वेंस को, तो ये हमारा जो टर्म बन रहा है वो टर्म बन रहा है 1 3 6 10 15, ऐसे करके ये टर्म्स बन रहे हैं। और इस सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो एक विशेष पैटर्न है, ये +2 हुआ है, ये यहां से +3 हुआ है, ये यहां से +4 हुआ है, यहां से +5 हुआ है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब इसके हिसाब से आपको फॉर्मूला डिसाइड करना होगा। एक बार करिएगा, नहीं होगा तो कमेंट में लिखिएगा कि कैसे करना है, लेकिन ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी आपके पूरे कंसेप्ट को चेक कर लेगा कि क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द सीक्वेंसेस 1 2 3 इन द अबव प्रॉब्लम, मतलब इन तीन सीक्वेंसेस की बात ये कर रहा है, आर सब सीक्वेंसेस ऑफ सीक्वेंस Sn डिफाइंड बाय Sn इज इक्वल टू n। पूछा जा रहा है कि सीक्वेंस n का इन तीनों में से कौन कौन सा सब सीक्वेंस बन सकता है। सीक्वेंस n है तो इसके टर्म है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या कभी इसमें नेगेटिव टर्म आएगा? क्या कभी इसके अंदर नेगेटिव टर्म आएगा? कभी नहीं आएगा। तो इस पहले सीक्वेंस में नेगेटिव टर्म्स आ रहे हैं, इसकी वजह से इसको कैंसिल कर दो। ठीक, पहला सीक्वेंस तो इसका सब सीक्वेंस नहीं बन पाएगा, यानी इसको हमने फॉर्मुलाइज किया था -1 पावर n+1 n स्क्वायर, हम इसको लिख देंगे इज नॉट सब सीक्वेंस ऑफ n। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा 1 0 1 0 1 0 आ रहा है। कभी मुझे बताओ कि क्या इस सीक्वेंस n के अंदर 0 कभी भी आएगा? इस सीक्वेंस n के अंदर नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीक्वेंस जो हमने लिया है, ये सीक्वेंस जो कि 1 है ऑड पे और 0 है इवन पे, ये भी इज नॉट सब सीक्वेंस है, इज नॉट सब सीक्वेंस। लेकिन एक चीज देखो, तीसरे वाले में अगर देखा जाए तो सीक्वेंस n है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके चल रहा है। और जो ये सीक्वेंस है जिसका फॉर्मूला आपको लेकर के आना है, ये सीक्वेंस जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है 1 3 6 10 15 एंड ऐसे करके सो ऑन बन रहा है। यहीं से टर्म्स उठाएगा, 1 भी यहाँ है, 3 भी यहाँ है, 6 भी आगे मिलेगा। और सीक्वेंस जिस ऑर्डर में है, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, उसी ऑर्डर में उसी लेवलिंग के साथ इसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। इसके लेवल को चेंज नहीं किया है। दो चीजें हमको देखनी थी कि सारे टर्म इसके अंदर होने चाहिए, दूसरी चीज ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, लेवलिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका सब सीक्वेंस बन जाए। तो इन तीनों में केवल तीसरा वाला इज सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस
केवल तीसरा वाला बन पाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमको सॉल्व करो। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमको सॉल्व करो। बोला फाइंड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर बाउंडेड अबव और बिलो। आपको बताता है बताना है कि क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है कि बिलो है कि दोनों है, ये चीज आपको चेक करके बतानी है। तो -1 पावर n हमने लिया, बाई n लिया। किसी सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव चेक करने के लिए उसके रेंज सेट को देखना काफी है। बाउंडेड अबव होगा तो इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा टर्म हमको मिल जाना चाहिए। अगर बाउंडेड बिलो होगा तो इस सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म या उसके नजदीक का टर्म हमको मिल जाना चाहिए। तो आओ देखते हैं इसको। इस सीक्वेंस को हमने देखा था, हमने इस सीक्वेंस को देखा था, बिल्कुल देखा था। तो आओ देखते हैं कि क्या है। 1 रखेंगे यहां पे तो ये -1 आएगा बाई -1, तो ये शुरू तो -1 से हो रहा है। 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 रखोगे तो ये +1 हो जाएगा और +1/2 आएगा, यानी दूसरा पॉइंट 1/2 मिलेगा। 3 रखोगे तो -1 और ये बाई 3 यानी -1/3 मिलेगा। 4 रखोगे तो ये +1/4 हो जाएगा, यानी +1/4 मिलेगा। 5 रखोगे तो -1/5 मिलेगा, -1/5 आया। 6 रखोगे तो +1/6 मिलेगा। देख रहे हो, ये -1 से शुरू हुआ और -1 और 1/2 के ही अंदर ये सारे टर्म्स हैं, और ये बढ़ने की कोशिश कहां कर रहे हैं? जीरो की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी जीरो के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इधर से भी और इधर से भी आके बैठेंगे। जीरो इसकी लिमिट पॉइंट, मोर ओवर लिमिट बनेगा, और इसका लोअर बाउंड मतलब सबसे छोटा पॉइंट -1 होगा और सबसे बड़ा पॉइंट 1/2 होगा। तो इसके लिए बोलेंगे कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। ठीक, दोनों अगर चीजें हैं तो ये सीक्वेंस बाउंडेड। ठीक ना। दूसरे वाले को देखो, ये पहला वाला था हमारा, दूसरे वाले को देखो जरा। दूसरा हमसे कह रहा है कि भैया हम है सीक्वेंस 2 पावर n। आप सीक्वेंस 2 पावर n है तो मुझे ये बताओ, ये 2 से तो स्टार्ट होगा, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 स्क्वायर, देन 2 क्यूब, देन 2 पावर 4, ऐसे करके ये 2 पावर एंड सो ऑन ऐसे बढ़ता जा रहा है। देखो सबसे छोटा टर्म तो हमको दिख गया यहाँ पे। ठीक है, रेंज सेट में सबसे छोटा टर्म 2 तो दिख गया, लेकिन इसके बाद ये बढ़ता चला जा रहा है। सबसे छोटका है हमारे पास, यानी दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। नीचे से तो हमारे पास बाउंड लग रहा है, लेकिन ऊपरा बढ़ के इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो होगा। तो ऐसे करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा वाला आप लोग खुद से चेक करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं चौथा। इसमें बाउंडेड सीक्वेंस आपको बताना, फिर से वही बाउंडेड वाली चीज है। तो बाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव करके आप इसको चेक कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में लिख के डाल दीजिए, मैं बता दूंगा। पांचवा क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि यूज द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस टू शो दैट द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू 2n। सीक्वेंस हमारा क्या गिवन है? Sn इज इक्वल टू 2n बाई n+3 गिवन है। आप प्रूफ करो डेफिनेशन से कि इसका जो लिमिट है वो 2 है। 2 आपको लेकर आना है, लिमिट 2 लेकर आना है, यानी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn की बात ये कर रहा है। तो ये क्या है? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2n बाई n+3 है। n को अगर कॉमन लिया जाए तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n कॉमन लिया तो 2 बाई, यहां से n कॉमन लिया तो 1+3/n आया। n से n कैंसिल हो गया, n इनफाइनाइट रखोगे ये 0 हो गया, 2/1 आया। 2/1 इज 2, लिमिट तो 2 आ गई। लेकिन ये बोला है कि यूज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट का डेफिनेशन लगाओ, फिर देखो कि ये इसका लिमिट 2 बन रहा है कि नहीं बन।
डेफिनेशन लिमिट का लगाने का मतलब कि एफ एन माइनस एल जो है वो किसी लेस देन एप्सिलॉन बन रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके लिए ये टू लिमिट बन पा रही है कि नहीं बन पा रही, ये चीज हमको देखनी है। ठीक है, ये चीज यहां देख पा रहे हो ना आप लोग कि हमको क्या दिखाना है, डेफिनेशन ऑफ लिमिट से इसका लिमिट पॉइंट लिमिट निकालने की कोशिश हमको करनी है। तो आइए इस कोशिश को कामयाब बनाते हैं और देखते हैं कि ये चीज पूरी हो पाती है या नहीं। होगी क्यों नहीं भैया, आइए देखते हैं। तो लिमिट के डेफिनेशन से हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि इसका लिमिट 2 है। तो उसके लिए हमें क्या है कि 2n अपॉन n प्लस 3 माइनस 2 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, और इसके लिए इस एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा n हमको मिलना चाहिए कि फॉर विच n इज ग्रेटर और इक्वल टू m होना चाहिए। तो आओ चेक करते हैं। तो इसको हमने चेक किया, तो दिस इज 2n माइनस 2n माइनस 6 अपॉन n प्लस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन हमको मिल रहा था। ठीक है, इसके बाद हमने चेक किया तो ये माइनस 6 अपॉन n प्लस 3 मॉड लेस देन एप्सिलॉन हमको मिल रहा था। मॉड हटाएंगे तो ये 6 अपॉन n प्लस 3 हो जाएगा, इज लेस देन एप्सिलॉन हमको मिल रहा था। अब n प्लस 3 इज ग्रेटर देन 6 अपॉन एप्सिलॉन हमको मिल जाएगा यहां से, और अगर यहां n मैं लूं ग्रेटर देन 6 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 3 लूं, तो इससे बड़ी क्वांटिटी के लिए n हमारे पास डिफाइन हो रहा है। अगर इससे बड़ी क्वांटिटी के लिए ये n डिफाइन हो रहा है, तो अगर हम बोल दें कि m इज ग्रेटर और इक्वल टू 6 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 3, अगर मैं ये बोल दूं तो इस m के लिए n जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू मिल जाएगा। मतलब एक ऐसा m एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए कि ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि 2 इसका लिमिट पॉइंट है। लिमिट हमने निकाल के चेक कर लिया, लिमिट ही चेक करना था, लिमिट पॉइंट नहीं। लिमिट हमने निकाल के चेक कर लिया डायरेक्ट लिमिट से, और उसके लिए एक m एग्जिस्ट कराना है, तो वो एक m यही वाला है। ठीक है, तो डेफिनेशन से बोले तो डेफिनेशन से ऐसे, अदरवाइज आप उसको भी अगर लिमिट को भी मेंशन करते हो तो वो चीज आपकी करेक्ट मानी जाएगी, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई डाउट है यहाँ पे तो लिखो हमको कमेंट में कि सर यहाँ डाउट हो रहा है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब इसके बाद अगर इस छठवें क्वेश्चन को देखें तो ये बोल रहा है कि कन्वर्ज करेगा 1 पे चेक करो। मतलब लिमिट चेक करना है आपको कि लिमिट 1 पे जा रहा है कि नहीं आ रहा है, कर लोगे। कन्वर्जेंट इसको भी चेक करना है, मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक कर लोगे आप। कैसे चेक करोगे, मैं चेक करके इस वाले को बता देता हूं। लिमिट 2n, अच्छा हमारे पास 1000 तरीके हैं इसको प्रूफ करने के। देखो, अगर मैं ये चीज प्रूफ कर पाऊं कि ये मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, अगर ये चीज भी मैं प्रूफ कर पाऊं मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, तब भी मैं बोल दूंगा कि ये कन्वर्जेंट है। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम था ये, तब भी मैं बोल सकता हूं। तो इन दोनों को आप कोशिश करिए इससे करने की, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। मैं लिमिट से आपको, या एक मैं करके दिखा रहा हूं, इस वाले को करके दिखा रहा हूं मोनोटोनिक और बाउंडेड से। n अपॉन n प्लस 1 है, इसके सीक्वेंस के टर्म को अगर मैं लिखना चाहूं, इसके सीक्वेंस के टर्म को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5, 5 अपॉन 6, 6 अपॉन 7, ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये देखो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, ये कभी भी एक के बाहर नहीं जाने वाला है, एक चीज। और दूसरी चीज ये क्या है, 1/2 का मतलब 0.5, 2/3 का मतलब 0.66 समथिंग, ये 0.75, ये 0.8, ये 0.8 एंड 48 क्षेत्र कटा 83 समथिंग, ऐसे करके। अब ये देखो ये बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है बढ़ते बढ़ते, लेकिन एक से अधिक ये कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा लेस देन 1 रहेगा, क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। तो देखो हमने पा क्या लिया इससे, हमको ये मिल गया कि ये सीक्वेंस जो है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। देखो ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हो थ्योरम्स या क्वेश्चंस को
यहाँ केवल कन्वर्जेंट प्रूफ करने की बात का है, तो मैं प्रूफ कर रहा हूं ये चीज। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये तो पक्का हो गया। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, दिख रहा है। दूसरी चीज, ये 1/2 से शुरू होकर 1 के बीच में है, मतलब सारे ही एफ एन जो हैं वो लेस देन 1 और ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। और ये फॉर्मूला होता है बाउंडेड के लिए। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड है, तो हम एक थ्योरम से ये जानते हैं कि सीक्वेंस एफ एन इज कन्वर्जेंट। इससे भी प्रूफ कर सकते हैं, है ना। मोनोटोनिक दिखा दिया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखा दिया, यानी मोनोटोनिक हो गया, बाउंडेड हो गया, तो इसलिए कन्वर्जेंट हो गया। इससे भी कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर इसको मैं लिखूंगा कैसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए, तो उसको मैं लिख के आपको दिखा दे रहा हूं कि सीक्वेंस एफ एन जो हमारा है, सीक्वेंस एफ एन वो n/n+1 था। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई चीज अगर आपको चाहिए तो आप fn+1 माइनस एफ एन की बात करो, निकालो इसको। fn+1 करोगे तो ये n+1/n+1+1 हो जाएगा, और fn की बात करोगे तो ये n/n+1 रहेगा। इसको सॉल्व करो, ये आएगा n+1 एंड यहां से n+2 है, ये n+2। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये n+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये n इंटू n+2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, दिस इज n² 2n+2+1 सॉरी, एंड दिस इज -n² -2n अपॉन ये n+2 है और ये n+1 है। देखो इसको काटो, n² से n² चला गया, 2n से 2n चला गया, ये 1/n+2 है और ये n+1 है। ठीक है, n की कोई सी भी नेचुरल नंबर वाली वैल्यू रख लो, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी। कभी नेगेटिव नहीं होगी मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है हमेशा। मतलब हमको मिला fn+1 माइनस fn इज ग्रेटर देन 0 मिला। इसका मतलब हुआ कि fn+1 इज ग्रेटर देन fn मिला फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये डेफिनेशन होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का। तो इससे हमको मिल गया कि सीक्वेंस fn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मिल गया। जैसे इंक्रीजिंग मिला, फिर इसके बाउंडेडनेस पे बात करेंगे। बाउंडेडनेस पे बात करने के लिए हम इस सीक्वेंस के टर्म्स को लिखेंगे, जैसा अभी लिखा था हमने। बाउंडेडनेस पे बात करने के लिए सीक्वेंस के टर्म को लिखेंगे कि n/n+1 है। ये टर्म्स को लिखना शुरू किया तो 1/2 2/3 3/4 एंड सो ऑन, n/n+1 एंड सो ऑन ऐसे लिखा। तो क्लियरली हम ये दिखा देंगे कि n/n+1 इज लेस देन 1 पक्का है, और ये ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 हमको मिल रहा है। इससे हमको ये मिल गया कि सीक्वेंस दिस fn इज बाउंडेड। ऐसे भी दिखा दिया हमने। सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मिला था एंड बाउंडेड मिल गया, तो ये इंप्लाई कर देगा कि सीक्वेंस, ये था पहला। और अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। ढेर सारे क्वेश्चन है अपने पास, सारे क्वेश्चन तो कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बारी बारी से चीजों को करके दिखा रहा हूं। एक सीक्वेंस जो है गिवन है Sn इज इक्वल टू n/2n, तो आपको दिखाना है कि Sn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है 0 पे। तो इसका मतलब ये है कि आपको चेक करना है कि लिमिट n/2n n टेंस टू इनफाइनाइट इज 0 चेक करना है। तो यहाँ इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो रहा है, एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ये 1 हो जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2n इंटू log2। ठीक है, 1/log2 को बाहर कर लो, 1/log2 बाहर हो गया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/2n आया। और यहां पे जैसे इनफाइनाइट रखोगे ये 0 बन जाएगा। तो 1/log2 इंटू 0
इज नथिंग बट 0। ये चीज हो गई, प्रूफ हो गई, है ना। कन्वर्जेस टू ई, ये भी ई पे जाएगा, हमने किया हुआ है इसको, ये भी ई पे जाएगा, ये भी ई पे जाएगा, ये किया हुआ है, तो इसको नहीं करेंगे। आगे देखते हैं अगला 10वां क्वेश्चन। अच्छा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में आप लिख करके बता सकते हो। ये सारा लिमिट निकालने वाला ही क्वेश्चन है, तो करके दिखा रहे हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 है। अच्छा, लिमिट से आपको ये 1/2 लिमिट मिल जाएगी। आपको कन्वर्जेंट अगर प्रूफ करना है तो आप अगेन वो लगा सकते हो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है, डिक्रीजिंग है, बाउंडेड है। अगर वो चीज मिल रही है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो आप कर लेना इस चीज को। तो इसकी लिमिट अगर मैं निकालू तो एन स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, एन स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस 3/n प्लस 5 अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 2 प्लस 5/n प्लस 7/n स्क्वायर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, और जैसे ही n टेंस टू इनफाइनाइट रखोगे ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, सारे 0 हो गए। 1 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 प्लस 0, दिस इज 1/, ऐसे करके लिमिट निकालते हैं। ठीक, ये लिमिट निकाल लोगे, ये लिमिट निकाल लोगे, ये लिमिट निकाल लोगे। ये लिमिट किससे निकालोगे? सैंडविच से निकालना इसको। ये अलग है, ये अलग है, इसको मैं किसी और वीडियो में ले आऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और इसका एक बढ़िया शॉर्ट ट्रिक कह लो या मेथड कह लो, ये चीज अलग है, इसको मैं कराऊंगा अलग से, इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक ना। बाकी लिमिट निकालने वाले ही क्वेश्चंस है। ये एक 12 नंबर का पहला, 12 नंबर का पहला, 13 नंबर और 16 नंबर, 13 और 16 एक जैसे हैं। इनको मैं किसी और वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज में भी काम करने वाला है, ठीक ना। सीरीज में भी इसको हम लोग लेकर के आएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस यानी 13 और 16 को हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये था एक्सरसाइज जो आपने कहा था कराने के लिए, मैंने एक्सरसाइज भी करा दिया। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो सीक्वेंस से फंसा हुआ है, मैं फिर से बोलूं, सीक्वेंस से फंसा हुआ अगर कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रखा हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ई मैथ्स गुरु के व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप में आप जुड़ जाएंगे। वहां पे आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, स्पेशली कि ये क्वेश्चंस हमें बता दीजिए, जिसके सॉल्यूशन आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएंगे। आपको जैसा भी सीक्वेंस का कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो, किसी भी एक्सरसाइज से सीक्वेंस का आपने क्वेश्चन लगाया हो, आप उस क्वेश्चन को भेजिए ग्रुप में, सॉल्यूशन आपको वहीं पे दे दिया जाएगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन सॉल्व करके बता दिया जाएगा वहां पे। तो अगर चाहिए तो लिख के भेजना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है आई नो, लेकिन आप इसको पूरा देखिएगा जरूर से। तो आज उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, अपने डाउट्स और इस वीडियो के अच्छे पार्ट्स को नीचे कमेंट करके बताइए। ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है और अच्छे वीडियोस को बनाने के लिए, तो प्लीज़ ऐसा करिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सीरीज के साथ। सीक्वेंस का यही समापन करते हैं और सीरीज के साथ हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। एक चैप्टर ये रियल एनालिसिस का पूरी तरह से हमने खत्म कर लिया है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।